तो क्या आपकी पार्टी नहीं चाहती झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने? मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में जी। मॉब लिंचिंग नहीं रुके। डीआईजी के क्योंकि पोस्ट से रिटायरमेंट के बाद आपने राजनीति क्यों चुना? तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? ज़ाद रहमान और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सर। सर, सबसे पहले आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत करता हूँ। सर, मेरे साथ साथ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग जानना चाहते हैं, डीआईजी के पोस्ट से रिटायरमेंट के बाद आपने राजनीति क्यों चुना? और राजनीति चुना तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? एक्चुअली एक लंबी पारी सरकारी सेवक के रूप में बिताने के बाद जी। विगत लंबे समय से बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के बारे में पूरे भारत देश में सभी लोगों के मन में ये भावना थी कि झारखंड भारत देश का एक सबसे समृद्ध राज्य होगा। आपको उस समय आप बहुत बच्चे रहे होंगे। जी। झारखंड का जो पहला बजट था वो सरप्लस बजट था। जी। तो सबके दिमाग में था कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि इनकम ज़्यादा है, खर्च कम है। जी। हम लोग भी इसी उम्मीद में बिहार से यहाँ आए थे, क्योंकि मैं झारखंड का ही रहने वाला था, तो इसलिए मैंने झारखंड ऑप्ट किया था। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर उस समय झारखंड आना चाहते थे, ऑलमोस्ट सारे ऑफिसर झारखंड आना चाहते थे। जी। उसके पीछे सबके मन में था कि ये एक बड़ा प्रॉस्पेरस और सबसे डेवलप्ड स्टेट होगा। लेकिन इन 22 सालों में हमने देखा कि ये सपने बड़ा तार तार होकर टूटते चले गए। और झारखंड पूरे भारत देश में आज के डेट में अगर ऑनेस्टली हम कहें तो करप्शन के लिए अपना जाना जाता है, नॉन गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। जी। और एक बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेट है जहां आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर पूरे भारत देश से तुलना करें तो भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.54 है, लेकिन झारखंड में 17.54 है। जी। मतलब भारत देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। जी। जबकि इसके साथ बने हुए हमारे दो स्टेट उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। तो मैंने महसूस किया कि जो झारखंड के रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्हें रिटायरमेंट के बाद घरों में नहीं बैठना चाहिए और झारखंड के राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक चूँकि राजनीतिक ही पॉलिटिक्स बनाते हैं, जब तक घर का मुखिया ठीक नहीं होगा तब तक घर को ठीक करने के लिए चाहे घर का नौकर कितना भी प्रयास करे, घर को नहीं ठीक किया जा सकता है। इसीलिए राजनीति में आने का मैंने निर्णय। सर, और भाजपा ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली इस सरकार की कई ऐसे मुद्दे थे जो मेरे विचार से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे इस सरकार ने नियोजन नीति में हिंदी, मगही, भोजपुरी को हटाया था, जी। इंग्लिश को हटाया था। उस समय से मेरे मन में असंतोष था कि ये सरकार की नीति सही नहीं है। क्योंकि जिस राज्य में 99% बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में ही 10th पास किए हों सब्जेक्ट रख के, जी। अभी जिस राज्य में इनके अलावे कोई लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई ही नहीं क्लास 1 से शुरू हुई है, तो जब तक इनकी पढ़ाई आप 12th तक नहीं कराएंगे तब तक इस लैंग्वेज में नौकरी के लिए नियोजन नीति में परीक्षा लेना यहाँ के युवाओं के साथ मेरे समझ से इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। जी। तो एक ये नियोजन नीति थी जो आपको पता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से फिर वापस हिंदी आया, अंग्रेजी आया। दूसरा मेरा मानना है, अभी भी मेरा मानना है, ऑल्दो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं 1932 का खतियानी हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आज झारखंड 22 साल का जुआ हो गया है। 22 साल में जो भी जुआ यहाँ जन्म लिए हैं सारे झारखंडी हैं। जी। तो इसलिए झारखंड के जुआओं को 1932 के खतियान पर जुआओं में बाहरी और भीतरी का भेद खड़ा करना मेरे समझ से ये उचित कतई नहीं है और झारखंड के भविष्य के लिए भी उचित नहीं है। और ये सब कारणों से मुझे लगा कि जब सारे परिदृश्य को देखा तो मुझे लगा कि भाजपा ही एक विकल्प है जिसमें कि जाया जाए। और भाजपा एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जहां काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, बोलने की पूरी आज़ादी है। सर, आप झारखंड में उस वक्त से है जब झारखंड बना। झारखंड इन दिनों मॉब लिंचिंग का हब माना जाता है, तो इस वक्त मॉब लिंचिंग पर आप क्या कहिएगा? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि झारखंड मॉब लिंचिंग का हब माना जाता है। जी।
आप बताइए, विगत मैं तो यहाँ डीआईजी भी रहा हूँ, मेरे पूरे कार्यकाल में एक भी मॉब लिंचिंग यहाँ नहीं हुआ था। मैं कोल्हान में डीआईजी रहा 1.5-2 साल। सर मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ बीच हाँ, में। मतलब हम झारखंड में कोल्हान भी है। जी। कोल्हान में 3 जिले हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग बहुत झारखंड का बहुत बड़ी समस्या है। इससे बहुत बड़ी बड़ी दूसरी समस्याएं हैं। जैसे झारखंड की बहुत बड़ी समस्याएं बेरोजगारी की है, पलायन की है। जी। यहाँ के आदिवासी लड़के लड़कियाँ दिल्ली के घरों में बर्तन धोने के लिए मजबूर हैं, लेबर के काम करने के लिए मजबूर हैं। तो मॉब लिंचिंग एक समस्या हो सकती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अन्य समस्याएं हमारे स्टेट में हैं जो इससे बड़ी समस्या है। सर फिलहाल अगर मॉब लिंचिंग में जहाँ तक सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन की सरकार एक ड्राफ्ट बना रही है, पर इस पर आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी एक कटाक्ष के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्या आपकी पार्टी नहीं चाहती झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने? मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में जी। मॉब लिंचिंग नहीं रुके, क्योंकि भाजपा की ही सरकार इसके पहले थी। जी। और मैं भाजपा के ही सरकार में मैं एसपी था, कई जिलों में एसपी रहा हूँ। जी। तो कभी भाजपा के किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता के द्वारा ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मॉब लिंचिंग में आप कड़ी कार्रवाई नहीं करें। आपको पता है उस ज़माने में सरायकेला में मॉब लिंचिंग हुआ था, सबको सज़ा हुई, सारे लोगों को सज़ा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूपी में अभी आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, जी। वहीं मॉब लिंचिंग के लिए कोई गवर्नमेंट सॉफ्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मॉब लिंचिंग पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। अगर इसकी सरकार राजनीतिक फ़ायदा के लिए, क्योंकि सरकार को 4 साल हो गई, राजनीतिक फ़ायदा के लिए अगर सरकार इसको लाना चाहती हो तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीसी में धाराएं बने हुए हैं, राइटिंग का सेक्शन बना हुआ है और उन्हीं धाराओं में सज़ा भी हो रही है। क्योंकि मॉब लिंचिंग में अगर किसी को पीट पीट के मार डाला जाए तो राइटिंग प्लस 302 की धारा है, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा है ऑलरेडी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आईपीसी में कोई कानून में कमी है, या कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक से हो तो हमारे पास ऑलरेडी धारा बने हुए हैं। सर आपने हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल का जिक्र किया है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक्चुअली आप देखें अगर पूरे 4 साल के कार्यकाल को, जी। तो आप पाएंगे कि सरकार अपने आप में ही कंफ्यूज रही है। जी। जैसे सरकार नीति लाई, अगर सरकार चाहती तो आज जो ये वैकेंसी निकल रहा है, ये 4 साल पहले निकल करके लोग बच्चों को, बेरोजगारों की बहाली हो जाती, लेकिन सरकार खुद ही अपने नियोजन नीति में उलझ गई। आज भी स्थानीय नीति सरकार का स्पष्ट नहीं है। नियोजन नीति में सरकार अभी तक, चूँकि आपको पता है कि यहाँ के कई छात्र संगठन, जो खास करके आदिवासी संगठन पूरे झारखंड में आज आंदोलित हैं। उनका कहना है कि 40-60 नहीं चलतो। जी। आपको पता है ये बात? जी। क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा है कि 60% जो रिजर्व है वो तो स्थानीय होगा, लेकिन 40% बाहरी का नियोजन हो जाएगा। जी। ये मन में युवाओं को है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो 3/4 की सर्विसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लोगों के लिए होना चाहिए। तो सरकार कैसे यहाँ के लोगों को सुनिश्चित करे कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना है, चाहे वो जनरल कैटेगरीज के हों या रिजर्व कैटेगरीज के। सरकार इसके लिए, इसको अगर मंशा साफ रहती गवर्नमेंट की, तो जो पूर्व की सरकार नियोजन नीति स्पष्ट कर चुका था, स्थानीयता स्पष्ट कर चुका था, उससे डेविएट गवर्नमेंट नहीं करती। क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ का आप डोमिसाइल नीति देखिए, वहाँ भी 32% ट्राइबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में अगर 25-26% ट्राइबल हैं तो छत्तीसगढ़ में 32% है। यहाँ से 6% ज़्यादा है, 7% ज़्यादा है। लेकिन वहाँ की सरकार ने बड़ा स्पष्ट अपनी स्थानीय नीति बनाई है कि भाई एक तो खतियान है स्थानीय नीति में, क्योंकि खतियान में क्या है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में सर्वे हुआ है। तो 1932 को आप अगर कट ऑफ मानेंगे तो कोल्हान में पूरे कोल्हान वासी के जो खतियानी हैं वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे ही हुआ है 1964 में। तो अलग अलग जिलों में तो हम इसमें मान सकते हैं कि जो अंतिम सर्वे का कट ऑफ है, और नहीं तो सरकार फिर से सर्वे करा ले कि कौन यहाँ खतियानी है नहीं है। एक तो ये है। दूसरा है कि बाकी जगहों में, इधर उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में, जो हमारे साथ के बने हुए स्टेट हैं, मैंने वहाँ की डोमिसाइल नीति देखी है। उन लोगों ने स्थानीयता में ये देखा है कि जो जुआ वहाँ जन्म लिया है,
जी क्योंकि अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री, जो व्यक्ति अमेरिका में जन्म लिया है उसको वहाँ का सिटीजन मानता है। अब झारखंड ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि झारखंड में जो व्यक्ति जन्म लिया उसको हम झारखंड का सिटीजन नहीं माने। क्यों नहीं मानिएगा आप सिटीजन? हो सकता है उसके पास खतियान नहीं हो। जी क्योंकि आप जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर टाउन पूरा टाटा स्टील के लीज पे है। यहाँ 10 लाख का पॉपुलेशन जो टाउन में रहता है वो लीज पे रहने वाला व्यक्ति है। जी अब बताइए कि यहाँ तक जितने अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं वो 100 साल से अगर इस शहर में रह रहे हैं, उनके 100 साल पूर्व से अगर उनके परिवार यहाँ नौकरी कर रहे हैं टाटा स्टील में, तो उनको आप बाहरी कैसे कहेंगे? अगर बाहरी कहेंगे तो वो जुआ यहाँ के कहाँ जाएंगे? कौन स्टेट उनको अपनाएगा? जिनके 4 पीढ़ी से यहाँ इस शहर में रह रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो या वो गुजराती समाज हो या वो आंध्रा समाज हो या तेलुगु समाज हो या यहाँ के बिहारी भाई हो, जो भी है, या यूपी के लोग हो, अगर वो इस शहर में 120 साल से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी रह रहे हैं वो टाटा स्टील के चलते रह रहे हैं। टाटा स्टील की कंपनी 1904 में आई। आप सोच के देखिए कि कितना पहले आई है, लगभग 118 साल पहले। आप 1932 को आधार मान रहे हैं, लेकिन जो 118 साल से रह रहा है वो क्या है? उसको आप किस आधार पर बाहरी कर सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार अपनी सोच बड़ा करे, स्थानीयता को डिसाइड करे और तब यहाँ नियोजन नीति को इम्प्लीमेंट करे। सर, 4 दिनों पूर्व आपने हेमंत सोरेन पर एक निशाना साधते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार पर पुलिस को खुली छूट नहीं है। आप डीआईजी के पद पर रह चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं कैसा प्रेशर रहता है सरकार के द्वारा पुलिस को। नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा कभी नहीं कहा हूँ कि हेमंत सरकार के रिजिम में पुलिस को खुली छूट नहीं है। मैं ऐसा वक्तव्य नहीं दिया हूँ। मेरा ये कहना था कि पुलिस वही है जी, आप इसको जैसे यूज करें। जी, मैं ये कह रहा था कि यूपी में भी पुलिस जोगी के पहले भी वही थी। जी, जोगी के समय में यूपी की पुलिस वही है, पुलिस में कोई बदलाव नहीं हुआ। जी, लेकिन अगर ऊपर का मुखिया बदल गया, गवर्नेंस का सिस्टम बदल गया, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हाल में हम लोगों ने देखा कि एक डीवाईएसपी को क्रिमिनल गोली मार दिए जी, रांची में। तो इसका मतलब है क्रिमिनलों का मन इतना बढ़ गया है कि वो पुलिस पर अटैक करने में नहीं हिचक रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार खुली छूट दी है कि नहीं दी है, तो जो अभी जॉब में है वो समझें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का इस कदम का स्वागत करता हूँ कि उसके बाद देखें कि मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग की और मीटिंग करके सभी पुलिस वालों को और सारे लोगों को जो ये कन्फ्यूजन था वो दूर किए कि नहीं, मैं पुलिस को खुली छूट देती हूँ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूँगा। लेकिन ये परिलक्षित भी होनी चाहिए। प्रेस में स्टेटमेंट देना एक अलग बात है, और पुलिस को, चूंकि पुलिस को खुली छूट देने का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस को कहिए कि जाके किसी को मार दो। पुलिस को खुली छूट देने का मतलब ये है कि जो जिलों में एसपी की पोस्टिंग हो वो मेरिट के आधार पर हो, जो थानों में थाना प्रभारी की पोस्टिंग हो वो मेरिट के आधार पर हो, उनके कार्यों का अवलोकन किया जाए। जो राज्य के मुखिया का हम समझते हैं दायित्व होना चाहिए कि सबकी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। लगे कि जो ठीक काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ प्रावधान बना हुआ है रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, जो ठीक काम नहीं कर रहा है उनको जिलों से बाहर कीजिए, जो ठीक काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दीजिए, और हर ऑफिसर इंचार्ज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में क्राइम होता है तो ऑफिसर इंचार्ज महफूज नहीं रहेंगे। ये उन्हें दिमाग में भरना होगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ यंग ऑफिसर्स की कमी नहीं है। 2018 में यहाँ सब इंस्पेक्टर्स की काफ़ी बहालियाँ हुई हैं। हर थानों में आपको यंग सब इंस्पेक्टर मिलेंगे। तो अगर पुलिस कहीं अकाउंटेबल नहीं है जनता के प्रति, क्योंकि हम वी ऑल आर पब्लिक सर्वेंट है, कहीं ना कहीं जनता के एक्सचेकर से हमें वेतन मिलती है, तो ये पुलिस के दिमाग में आना चाहिए कि वो जनता का मालिक नहीं है बल्कि सेवक है। सड़कों पे पुलिस दिखनी चाहिए, थाने में आम लोग जाएं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इसे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। थाने में कोई भी जाएगा तो वो पीड़ित व्यक्ति जाएगा, कोई खुशी में थाना या हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो उस जगह का ऐसा वातावरण होनी चाहिए कि कोई थाने में जाए
तो उसको वेलकम किया जाए कि बताइए आपकी क्या समस्या है, हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और ये सुनिश्चित करना जिला के कप्तान की ड्यूटी है। तो जिला के कप्तान जब अपने मोबाइल खुला रखेंगे, सभी का फ़ोन रिसीव करेंगे, आम लोगों से मिलेंगे, तब उन्हें सही स्थिति का पता चलेगा थानों में। सर, आप जमशेदपुर की आबो-हया से काफ़ी वाकिफ़ रहते हैं। जमशेदपुर में फ़िलहाल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? अब मैं चूँकि खुद ही राजनीति में अभी आया हूँ जी, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 माह पहले आया हूँ, जी, तो मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ। चूँकि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें अभी बोलने के लिए मैं बहुत अपने को नया किरदार मानता हूँ। जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, इतना आसान नहीं है कि राजनीतिज्ञ को डिफ़ाइन किया जाए। जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है राजनीतिज्ञ की, जी, इसे स्पष्टवादी होनी चाहिए। और हमारा, चूँकि हम मानते हैं कि राजनीति का मतलब चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति का मतलब आप जनता के अगुआ हैं, जनता के लीडर्स हैं। जी, तो लीडर्स ऐसा होना चाहिए कि जनता को मन में ये भावना आए कि इनको हम फॉलो करें। मतलब जी, उसके दिल में ये भावना जगे कि हमारा लीडर ऐसा है कि उसे सुनने का मन करता है, हमारा लीडर्स ऐसा है कि उसको फॉलो करने का मन करता है। ठीक है? तब उसको हम लोग लीडर्स कहेंगे। जी, सर, तो लीडर्स और पॉलिटिशियन में बहुत फ़र्क है। जी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी अगली जनरेशन कैसे ठीक होगी। सर, आपने चुनाव का ज़िक्र किया है, तो क्या आने वाले दिनों में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राजनीति में आए हैं तो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आए हैं। जी, अब चूँकि जिस पार्टी में मैं जॉइन किया हूँ तो वो पार्टी डिसाइड करेगा। अगर पार्टी उचित समझेगी कि मेरे जैसा व्यक्ति को चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि सदन में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएँगे तब तक अच्छी नीति नहीं बनेगी। जी, जब तक अच्छी नीति नहीं बनेगी तब तक इस झारखंड का समग्र विकास संभव नहीं है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को जाना ही चाहिए सदन में, जो कि एक समग्र झारखंड के बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं, जो कि अच्छी पॉलिसी बनाने में विश्वास करते हैं, जो समाज में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की नीति लेके चलते हैं, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के हर व्यक्ति को अपने लीडर्स पे भरोसा हो जी, और हर व्यक्ति को लगे कि नहीं, ये लीडर मेरे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए जनता को जागना होगा और जनता जब जगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव कौन करता है? जनता ही करेगी। जनता करती है। तो मैं समझता हूँ कि फोर्थ स्तंभ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप जनता को जगाएँ कि लीडर्स सही चुनें। जी। आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर को समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।